नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो आज हम वैसे तो वर्ण विचार जो बिंदु है वो करने वाले हैं, उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। और ये क्लास जो है वैसे विशेष रूप से तो वरिष्ठ अध्यापक के लिए है, क्योंकि अभी जो परीक्षा वरिष्ठ अध्यापक के नज़दीक है। लेकिन वैसे वर्ण विचार जो है आप जैसे पटवार की परीक्षा है या SI है या रीट है या अन्य जैसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उसमें भी वर्ण विचार है, तो किसी के लिए भी आप वर्ण विचार की क्लास जो है देख सकते हैं। वैसे कोई अलग कुछ है नहीं। और आज की जो क्लास है वो विशेष रूप से वरिष्ठ अध्यापक के लिए कैसे है कि आज मैं जो क्लास लेने वाला हूँ इसमें न केवल जो प्रश्न मेरे द्वारा बनाए गए हैं जैसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वैसे प्रश्नों के टेस्ट लेने वाला हूँ, बल्कि उनकी व्याख्या भी करने वाला हूँ। और इसके साथ साथ वरिष्ठ अध्यापक की जो 2022 में परीक्षा हुई थी माध्यमिक शिक्षा की, उसके प्रश्न भी इसके अंदर शामिल है। और मैं ये भी बताऊंगा कि उसमें लगभग कितने प्रश्न थे। उसमें लगभग 7 से लेके 8 प्रश्न आए थे वर्ण विचार के केवल। उसके बाद की मैं बात करूं तो संस्कृत शिक्षा विभाग की 2023 में एक परीक्षा हुई थी, उसमें भी कितने थे, उसमें भी लगभग 7-8 वर्ण विचार के क्वेश्चन आए थे। उसके बाद 2024 में संस्कृत शिक्षा विभाग की हुई थी, उसमें भी 7 प्रश्न वर्ण विचार के आए हुए हैं। और उसके बाद हम तीनों में, तो ये जो 3 परीक्षाएं लगभग हुई हैं अब तक, इन तीनों में वर्ण विचार के 7 से लेके 8 के बीच में प्रश्न आए हुए थे। ये तय है कि वर्ण विचार का जो टॉपिक है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इन तीनों परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न, इसके अलावा 1-2 प्रश्न और भी हैं जो अन्य परीक्षाओं में पूछे गए हैं, लेकिन मैंने विशेष रूप से इन प्रश्नों को लिया है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। और उसकी व्याख्या भी मैंने की है, और व्याख्या को इस तरीके से करवाया गया है कि आपके वर्ण विचार वाले जो सारे प्रश्न हैं, जितने भी विभाजन वर्णों के किए गए हैं, स्वर के, व्यंजन के, वर्ण के, ठीक है ना, वो सभी के सभी इसमें साथ के साथ क्लियर हो जाएंगे। सभी की व्याख्या मैं PPT बनवा कर ही लाया हूँ। ये संस्कृत शिक्षा वरिष्ठ अध्यापक, वैसे तो मैंने ये सारे पेपर पढ़ के और फिर ही बनाए हैं, ठीक है ना। ये सभी के प्रश्न मैंने बना लिए इनमें से, और उनकी व्याख्या भी मैंने कर ली है। चलो करते हैं। थोड़ी सी गर्मी है, वैसे तो यहाँ बारिश हो रही है लगातार, थोड़ा सा इसी तेज कर लेता हूं मैं। वर्ण विचार, बात करते हैं वर्ण विचार की। पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर माने जाते हैं। ये जो प्रश्न है ये ऐसा है कि जो प्रारंभिक अवस्था में तैयारी कर रहे हैं वैसे प्रश्न भी, क्योंकि मैंने जो प्रश्न बनाए हैं वो इस तरीके से बनाए हैं कि हम उस पूरे वर्ण विचार को समझ सकें। आपको ऐसा लगेगा कि आप क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहे, आपको ऐसा लगेगा कि आप वास्तव में वर्ण विचार को पढ़ रहे हैं विस्तार से। तो हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर माने जाते हैं, कितने स्वर माने जाते हैं हिंदी वर्णमाला की बात करें तो 11 स्वर माने जाते हैं। आपको ध्यान होगा अच्छे से, कोई समस्या नहीं है, 11 स्वर माने जाते हैं। ये अपनी वस्तुनिष्ठ किताब है, 8000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसमें जो भी लाना चाहे ला सकता है। ये जो अपने प्रश्न करवा रहे हैं वो सभी इसमें है। 63 771 24 802 पर आप क्या है कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, ये 11 ही होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 अंग और ए है जो है ये व्यंजन में आते हैं। व्यंजन से भी हटके हैं थोड़ा, इन पर भी आगे चल के विस्तार से बात करेंगे, लेकिन ये दोनों व्यंजन में आते हैं। और ये 11 स्वर माने जाते हैं। वर्णों की संख्या जो है वो 33 है, और व्यंजन की संख्या 33 है, और वर्णों की संख्या, मूल वर्णों की संख्या 44 ही मानी जाती है। इनके बारे में ज़्यादा विस्तार से हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो चीज़ मैं अभी बता रहा हूँ उसी पर बात करेंगे, क्योंकि आगे दूसरी चीज़ से संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे। आप चाहें तो इनके उत्तर दे सकते हैं। 50 प्रश्न हैं, अपनी एक कॉपी लगा लीजिए, उसमें 50 तक संख्या लिख लीजिए और उसके आगे इनके उत्तर लिखते जाइए। अगर आपका उत्तर सही है तो टिक लगा दीजिए, उत्तर गलत है तो क्रॉस लगा दीजिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने सही है वर्ण विचार में से। आपको दोबारा वर्ण विचार पढ़ने की आवश्यकता है या नहीं है, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन माने जाते हैं, कितने व्यंजन माने जाते हैं हिंदी वर्णमाला में, तो हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन माने जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। इसमें कौन कौन से वर्ग आते हैं, एक आता है कै वर्ग,
ये मैंने इसलिए क्योंकि समय आपके पास कम है इसलिए इनको पीपीटी में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि खुद लिखने करने में थोड़ा समय बर्बाद होता है। कै वर्ग, च वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पै वर्ग, कुल कितने हो गए 25। उसके अलावा यह रह ल व श है, तो ये हो गए 8 और 25 और 8 कुल कितने हो गए 33 जो है व्यंजन हो गए हैं। और वर्ण, स्वर और व्यंजन दोनों मिलाकर 11 और 33 दोनों मिलाकर मूल वर्णों की जो संख्या है वो कितनी मानी जाती है, 44 ही मानी जाती है। हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो मूल वर्णों की संख्या जो है वो 44 ही मानी जाती है। चिंता ना करें, अभी आपके स्टैंडर्ड के प्रश्न आ जाएंगे, फिर देखना आप। नासिकीय वर्ण है, नासिकीय वर्ण कौन कौन सी है, नासिकीय वर्ण की हम बात करें तो कौन कौन से नासिकीय वर्ण है, मैं जो है वो नासिकीय वर्ण है। नासिकीय वर्ण कौन कौन से होते हैं, जो नाक से उच्चारित होते हैं वो नासिकीय वर्ण है, और जो पंचम वर्ण होते हैं वही नासिकीय वर्ण होते हैं, ठीक है ना। सभी पंचम वर्ण, क्योंकि 5 वर्ग है, कै वर्ग, च वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पै वर्ग, इनको वर्ग बोला जाता है। वर्ग का तात्पर्य क्या है, कुछ बच्चों को शायद ध्यान न हो तो मैं उनके लिए बता दूं कि कै वर्ग का मतलब ये है कि कै, ख, ग, घ और ण, ठीक है ना। ये सभी के सभी क्या है, ये कै वर्ग के अंदर मतलब कै वाले पांचों आ जाते हैं। च वर्ग का मतलब च के पांचों आ जाएंगे, टे वर्ग का मतलब टे के पांचों आ जाएंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। और नासिकीय व्यंजन जो पंचम वर्ण होता है वो नासिकीय व्यंजन कहलाता है, चाहे पंचम वर्ण कह लो चाहे नासिकीय व्यंजन कह लो। और नासिकीय व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका उच्चारण जो है नाक से ही होता है, नाक को बंद करके इसका उच्चारण नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। जैसे आप नाक बंद करके और न बोल के दिखा दीजिए, नहीं बोल सकते, या मैं बोल के दिखा दीजिए, नहीं बोल सकते, यह बोल के दिखा दीजिए, नहीं बोल सकते। वे वर्ण जिनका उच्चारण नाक से होते हैं नासिकीय व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 5 है, ये वाले 5 जो है, ठीक है। निम्नलिखित में से उत्क्षिप्त व्यंजन है, निम्नलिखित में से उत्क्षिप्त व्यंजन है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये वाला प्रश्न जो है ये बहुत अधिक पूछा जाता है। तो कौन कौन से हैं, ए, डे और ढे जो है वो उत्क्षिप्त व्यंजन है। कौन कौन से, डे और ढे जो है वो उत्क्षिप्त व्यंजन है। क्यों है, क्योंकि डे एवं ढे व्यंजन का उच्चारण जीभ की नोक को उलटकर कठोर तालु को, जीभ की नोक को उलटकर ढे ऐसे उलटकर और फिर कठोर तालु को, ठीक है ना, झटके के साथ कुछ दूर तक, झटके के साथ कुछ दूर तक छूकर किया जाता है, इसलिए उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इनके अन्य नाम कौन कौन से हैं, अन्य नाम इसके हैं द्विस्पृष्ट व्यंजन और ताड़नजात व्यंजन, ये इसके अन्य नाम हैं, याद रख लेना। चाहे द्विस्पृष्ट की बात करें तो भी डे एवं ढे रहेगा, और अगर ताड़नजात की बात करें तो भी डे एवं ढे रहने वाला है। डे एवं ढे व्यंजन का उच्चारण जीभ की नोक को उलटकर कठोर तालु को झटके के साथ कुछ दूर तक छूकर किया जाता है, इसलिए इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विस्पृष्ट या ताड़नजात व्यंजन कहा जाता है। याद रख लेना कौन कौन से डे एवं ढे व्यंजन। व्याख्याओं के माध्यम से वर्ण विचार पूरी तरह से आपको करवा दिए जाएंगे। निम्नलिखित में से स्पर्शी व्यंजन है, निम्नलिखित में से स्पर्शी व्यंजन है तो कौन सा है, डे ढे है, दे या धे है, यह भय है या उपयुक्त सभी है। कौन से स्पर्शी व्यंजन है देखते हैं। तो कै से लेकर स्पर्शी व्यंजन कौन से होते हैं, कै से लेकर मैं तक के जितने भी व्यंजन हैं वो स्पर्शी व्यंजन आते हैं। कै से लेके मैं तक के जितने भी व्यंजन हैं वो स्पर्शी व्यंजन आते हैं। तो उसमें डे ढे, दे धे और यह और भय सभी आ गए, तो उपयुक्त सभी। इसमें क्या रहता है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास का जीभ या ओष्ठों से स्पर्श होता है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास का जीभ या ओष्ठों से स्पर्श होता है तथा कुछ रुकावट के बाद स्फोट होता है और श्वास बाहर निकल जाती है, स्पृष्ट व्यंजन कहलाते हैं। कै से मैं तक के 25 व्यंजन जो है वो स्पष्ट व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है ना। इसमें भी अलग अलग है, ये थोड़ा सा आगे मैं और विस्तार से बता दूंगा। 25 व्यंजन कै से मैं तक, क्योंकि कै वर्ग में कितने होते हैं 5, च वर्ग में कितने होते हैं 5, टे वर्ग में 5, ते वर्ग में भी 5 और पै वर्ग में भी 5, टोटल कितने हो गए 25।
ठीक है ना। और कुछ में क्या है कि ये 16 ही माने जाते हैं, ठीक है ना। कुछ में ये 16 ही माने जाते हैं। 16 कैसे माने जाते हैं कि एक तो जो पंचम वर्ण है उसको नासिकीय मान लिया गया है। पीछे कितने बच गए? 20। 20 में से जो 4 है, कौन से? च वाली लाइन जो है, च, छ, ज और झ, इनको स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि ये 25 भी हो सकते हैं और 16 भी, दोनों नहीं आएंगे, या तो 25 आएगा या 16 आएंगे। अधिकतर किताबों में 25 ही माना गया है। निम्नलिखित में से पार्श्विक व्यंजन है। निम्नलिखित में से पार्श्विक व्यंजन है, कौन सा है पार्श्विक व्यंजन? निम्नलिखित में से पार्श्विक व्यंजन है तो कौन सा है? ल है, द है, भ है, तो ल है, ठीक है ना। ल है, क्योंकि इसमें क्या है, हवा जो है जीभ के दोनों पार्श्व मतलब बगल से निकल जाती है, इसलिए इसको पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। ल के उच्चारण में श्वास जीभ के दोनों पार्श्व बगल से निकलती है, इसलिए यह पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। निम्नलिखित में से प्रकंपित व्यंजन है। निम्नलिखित में से प्रकंपित व्यंजन है, कौन सा है प्रकंपित व्यंजन? प्रकंपित व्यंजन की बात करें तो र जो है प्रकंपित व्यंजन है, क्योंकि इसके उच्चारण में जीभ में कंपन होता है। जैसे र बोलते ही जीभ में कंपन होता है, इसलिए इसे प्रकंपित व्यंजन कहा जाता है। किसको? र। पार्श्विक व्यंजन किसको कहा जाता है? ल को, ठीक है ना। च और छ क्या है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। वैसे ये क्या है? तालव्य व्यंजन है। क्या है? तालव्य व्यंजन है, और वैसे इनको स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है। अलजीवा व्यंजन कौन सा है? अक्सर पूछा जाता है परीक्षाओं में, ठीक है ना। अलजीवा व्यंजन कौन सा है? तो है जो है वो अलजीवा व्यंजन है। वैसे ये काकल्य ध्वनि में भी आता है, ये कंठे में भी आता है, ठीक है ना। ये कंठे में भी आता है, ये काकल्य ध्वनि में भी आता है, और इसको अलजीवा व्यंजन भी कहा जाता है, ध्यान रख लेना। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 4 है। कौन कौन से है 4 संयुक्त व्यंजन? वो भी देख लेते हैं हम। हिंदी में क्ष जो है एक ये है, उसके बाद त्र है, उसके बाद ग है, और उसके बाद कितने हो गए? 3 हो गए। उसके बाद श्र ये है। ये 4 व्यंजन माने जाते हैं। इसका उच्चारण इस प्रकार होता है, क और श से, त और र से, ज और य से, ये या नहीं है, यह ही है, ठीक है ना। और ग जो है इसका 2 प्रकार से उच्चारण होता है, ग और य से भी होता है, और श्र जो है श और र। आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी संयुक्त व्यंजन है उसमें पहले वर्ण में हलंत लगा होगा और दूसरे वर्ण में हलंत नहीं लगा होगा। हलंत नहीं मतलब हल कहते हैं उसको, सॉरी, ठीक है ना। हलंत तो उस पूरे व्यंजन को ही कहेंगे या वर्ण को ही कहते हैं जिसके अंत में हल लगा होता है, उसको हलंत कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये क्या? हल का चिन्ह लगा होगा, ठीक है ना। जैसे क है, त है, ज है और श है, ये याद रख लेना आपको। व्यंजन संयुक्त व्यंजन होते हैं जिनके लिए अलग लिपि चिन्ह निर्धारित होता है। अलग लिपि चिन्ह है इन दोनों के लिए, ये है, आप देख ही रहे हो। श्वास वायु के आधार पर वर्णों के भेद। श्वास वायु के आधार पर कि श्वास मतलब वायु जो निकलती है श्वास लेते वक्त वो कम निकलती है, किसके उच्चारण में कम निकलती है, किसके उच्चारण में अधिक निकलती है। जिनके उच्चारण में वायु जो है या श्वास जो है वो कम निकलती है वो अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं, और जिनके उच्चारण में अधिक निकलती है वो महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। तो इसके आधार पर कितने भेद हैं? श्वास वायु के आधार पर, ये याद रख लेना, अलग अलग भेद है। श्वास वायु के आधार पर वर्णों के कितने भेद हैं? तो 2 भेद हैं। कितने भेद हैं? श्वास वायु के आधार पर वर्णों के कितने भेद हैं? 2 भेद माने जाते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण, ध्यान लगा लेना। अल्प प्राण में कौन सा होता है? पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा और पांचवा होता है, और महाप्राण में दूसरा और चौथा होता है, ठीक है ना। अल्प प्राण 2 भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण।
अल्प प्राण में क्या होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास की मात्रा कम लगानी पड़ती है उन्हें अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और य, रे, ले, वे तथा 11 स्वर टोटल 30 होते हैं। ठीक है ना। पहला, तीसरा, पांचवा सभी स्वर जो होते हैं वो अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। सभी स्वर जो है वो अल्प प्राण में ही आते हैं। महाप्राण की बात करें तो जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास की मात्रा अधिक लगानी पड़ती है उन्हें महाप्राण वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और श, और स और है कुल 14 वर्ण ये होते हैं। ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है ना। अब इस प्रकार के क्या होते हैं, एक बात याद रखनी है कि श्वास वायु के आधार पर, ठीक है ना, अल्प प्राण और महाप्राण उच्चारण के आधार पर भी दो भेद होते हैं। ठीक है ना। एक होता है, अब आप देखोगे अल्प प्राण, फिर आता है, एक मिनट जो पहले अपने करते हैं ए घोष और दूसरा आ गया स घोष, फिर आएगा अल्प प्राण और फिर आएगा महाप्राण। ये आ गए। इनमें समस्या रहती है, हमें याद तो हो जाता है लेकिन हमें ये नहीं पता कि ए घोष में क्या है, स घोष में क्या है, अल्प प्राण में क्या है, महाप्राण में क्या है। अब देखो ए घोष, ए घोष में भी क्या होता है, पहला, दूसरा और अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है ना। अब इसमें पहला, दूसरा आ गया तो इसमें क्या आएगा, तीसरा, चौथा और पांचवा। इसमें पहला, तीसरा आ गया तो दूसरा और चौथा। अब ये क्या है, ये तो आपको पता ही होगा। पहले दूसरे का मतलब ये है कि क और ख, च और छ, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण। इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण। ये जो दिए हुए ना 1 और 2, ये समझ रहे हो ना। टोटल कितने होते हैं, 5 होते हैं। प्रत्येक वर्ग के 5 वर्ण, तो प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, क, ख, ग, घ, ञ। ठीक है ना। तो 5 वर्ण होते हैं, तो पांचों के हिसाब से ए घोष में पहला, दूसरा, पहला, दूसरा का मतलब टोटल कितने हो गए, 10 हो गए। क और ख, च और छ, ट और ठे, त और थ, प और फ। तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा हो गया। आगे वाले जो तीनों होते हैं, जैसे क वर्ग में कौन कौन से हो गए, ग, घ और अड़। ठीक है ना। उसके बाद च वाले वर्ग में ज, झ और य। फिर ट वाले वर्ग में ड, ढ और अण। फिर त वाले वर्ग में द, ध और न। फिर प वाले वर्ग में ब, भ और म। ठीक है ना। इस तरह से ये 5-5 वर्ण। अब आपने क्या याद रखना है, अब किस में पहला, दूसरा आएगा, किस में पहला, तीसरा। एक बात तो ये याद रखनी है, आपको याद करवा दूंगा मैं कि ए, इसमें भी ए है और इसमें भी ए है। ए सबसे पहले आता है, तो इसलिए जिसमें ए आएगा वो पहले से शुरू होगा, 1 नंबर से, वर्ग के पहले वर्ण से शुरू होगा। अब देखो इसमें भी ए आया है, इसमें भी ए आया है, इन दोनों में कोई ए नहीं है। और जो ए है वो सबसे पहले आता है वर्ण वाला में, इसलिए पहला और दूसरा। अब आप देखोगे कि ये तो मैंने कह दिया कि पहला, दूसरा और पहला, तीसरा, पांचवा जिसमें आएगा वो या तो ए घोष होगा या अल्प प्राण होगा। अब आपके समस्या ये आ जाएगी कि पहला, दूसरा अल्प प्राण में आता है या ए घोष में आता है या अल्प प्राण में आता है। पहला, तीसरा, पांचवा किस में आता है, पहला, दूसरा किस में आता है। आपको ये तो पता चल गया कि ए घोष में 1 से शुरू होगा और अल्प प्राण ए है तो इसमें भी 1 से ही शुरू होगा। अब आपके समस्या आगे चलकर ये हो जाएगी, मैंने ये तो निकाल दिया क्योंकि आपकी समस्या क्या थी कि पहला, दूसरा किस में आता है, पहला, तीसरा, पांचवा किस में आता है, दूसरा, चौथा किस में आता है, तीसरा, चौथा, पांचवा किस में आता है। ये इस समस्या का हल मैंने निकाल दिया। क्या है कि जो ए से शुरू होंगे उनके पहले से शुरू होगा। अब ये तो आपको पता चल गया कि ए घोष है तो पहले से शुरू होगा, अल्प प्राण है तो वो भी पहले से शुरू होगा। अब ये तो हो गया, लेकिन अब आपकी समस्या ये होगी कि ए घोष में पहला, तीसरा, पांचवा आता है या फिर अल्प प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा आता है। तो अब देखो ए घोष शब्द छोटा है या अल्प प्राण छोटा है। अब ए घोष शब्द छोटा है तो इसमें पहला, दूसरा आएगा, ठीक है, कम संख्या आएगी। अल्प प्राण बड़ा है तो इसमें पहला, तीसरा
पांचवा आएगा। बाकी आपको पता ही है कि अल्प प्राण में पहला तीसरा पांचवा है तो दूसरा चौथा, ए घोष में पहला दूसरा है तो तीसरा चौथा पांचवा बच जाएगा। और इस तरह से ये जो श्रेणी है बाकी चीजें आपको याद रहती है, इसको इस तरीके से आप याद कर सकते हो इन वर्गों को, ठीक है ना, ये आपके लिए आसान रहेगा। चलते हैं आगे। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा में कंपन अधिक होता है वे कहलाते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा में कंपन अधिक होता है तो वो कौन से होते हैं? स्पर्श संघर्षी। कौन से होते हैं? स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी कौन सा है? च वर्ग जो है वो स्पर्श संघर्षी में आता है। प्रकंपित कौन सा होता है? रे। उत्क्षिप्त कौन से होते हैं? डे और ढ। संघर्षहीन कौन से होते हैं? रे को लुंठित व्यंजन भी कहा जाता है, कोई समस्या नहीं है। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन है। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन है। कौन से हैं? उपयुक्त सभी। कौन से होते हैं अंतस्थ व्यंजन? य, रे, ले और वे। ये चारों जो है अंतस्थ व्यंजन के अंदर आते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण अंतस्थ व्यंजन है इसलिए कहा जाता है कि इनका उच्चारण जो है स्वरों और व्यंजनों के बीच में होता है, इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। य, रे, ले तथा वे का उच्चारण अवरोध की दृष्टि से स्वर एवं व्यंजन के बीच का है, अतः इन्हें अंतस्थ व्यंजन भी कहा जाता है। असंगत छांटिए। असंगत की बात करें, अभी करवा कर गया था मैं। क और स सही है, त और र ये भी सही है, ग और ये सही नहीं है, श और र ये भी सही है। तो असंगत कौन सा है? स। उत्तर है हमारा स, क्योंकि ग और ये नहीं, या तो ग के हलंत लगे हल लगेगा और फिर यह होगा तो ये ग बन जाएगा, और नहीं तो क्या होता है? ज और ज के हलंत और ये। उच्चारण की दृष्टि से लुंठित व्यंजन है। उच्चारण की दृष्टि से लुंठित व्यंजन है तो किसको कहा जाता है? लुंठित व्यंजन। रे को लुंठित व्यंजन कहा जाता है। रे को प्रकंपित व्यंजन भी कहा जाता है और रे को लुंठित व्यंजन भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अंतस्थ वर्ण नहीं है? निम्नलिखित में से किस विकल्प में अंतस्थ वर्ण नहीं है? तो अंतस्थ वर्ण कौन सा नहीं है? ए जो है वो अंतस्थ वर्ण नहीं है। य, व, र, ल सभी अंतस्थ वर्ण में आते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? अब आपके पसंद के प्रश्न आ गए। अब आपको पता चलेगा कि उत्तर कैसे निकलता है। ड उत्क्षिप्त वर्ण है, बिल्कुल सही है। ड और ढ दोनों उत्क्षिप्त होते हैं, ठीक है ना, ड और ढ दोनों। मैं स्पर्श व्यंजन है, बिल्कुल सही है, मैं स्पर्श व्यंजन है अल्प प्राण व्यंजन है। श जो है संघर्षी वर्ण है, बिल्कुल सही है। स्पर्श संघर्षी कौन से होते हैं? च वर्ग होता है। संघर्षी वर्ण कौन से होते हैं? श जो है वो संघर्षी वर्ण में आता है, ठीक है ना। और है जो है वो अल्प प्राण में नहीं आता, है जो है वो किस में आता है? महाप्राण में आता है जो है वो किस में आता है? महाप्राण में आता है। अल्प प्राण में कौन से आते हैं? पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा और य, रे, ले, व चार। पहला तीसरा पांचवा और य, रे, ले, व। महाप्राण में कौन से आते हैं? दूसरा चौथा और श और स और है, ये किस में आते हैं? महाप्राण में आते हैं। है महाप्राण व्यंजन है। ड ढ उत्क्षिप्त व्यंजन है। क से मैं तक स्पर्श व्यंजन होते हैं। अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा और य, रे, ले, व तथा सभी स्वर जो होते हैं वो इसके अंदर। संघर्षी में कौन से है? श और स और है, ये सभी संघर्षी में आते हैं। और
स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी में कौन सा आता है? च वर्ग आता है। ठीक है ना, स्पर्श संघर्षी में च वर्ग आता है। और स्पर्श व्यंजन में कौन से आते हैं? कौन से आते हैं? क से मैं तक सभी स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ्य है? इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ्य है? तो किस वर्ण का है? ओ का है। किसका है? ओ का है, क्योंकि ये कंठ और ओष्ठ दोनों से उच्चारित होता है। कारण क्यों है? क्योंकि ओ का निर्माण किससे हुआ है? ए और ऊ बराबर ओ। ठीक है ना, तो ए कंठ्य वर्ण है और ऊ जो है वो ओष्ठ्य है। ठीक है ना, और कंठ्य और ओष्ठ्य मिलकर हो गए कंठोष्ठ्य। ठीक है ना, ए और ऊ मिलकर ओ, ए क्या है? कंठ्य वर्ण है, और ऊ क्या है? ओष्ठ्य वर्ण है। और कंठ और ओष्ठ कंठोष्ठ्य, इसलिए ओ जो है वो कंठोष्ठ्य है और ओ भी कंठोष्ठ्य है और औ भी कंठोष्ठ्य ही माना जाता है। और ये जो है ये दोनों के दोनों माने जाते हैं कंठ तालव्य। ये क्या माने जाते हैं? दोनों के दोनों कंठ तालव्य माने जाते हैं। कंठ तालव्य माने जाते हैं दोनों के दोनों। इनमें से किस विकल्प के सभी वर्ण मूर्धन्य हैं? इनमें से किस विकल्प के सभी वर्ण मूर्धन्य हैं? देख लीजिए कौन से मूर्धन्य? ए है, ब है, स है या द है। अब आपको तो सीधा मूर्धन्य याद होने चाहिए कि मूर्धन्य कौन कौन से होते हैं। तो मूर्धन्य कौन से होते हैं? प्रमुख रूप से तो ट वर्ग होता है। ट वर्ग जो होता है वो मूर्धन्य वर्णों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, ट वर्ग जो है वो मूर्धन्य वर्णों के अंतर्गत आते हैं। अब ट वर्ग कौन सा है? इसमें ट वर्ग नहीं है। ये देखो, घ आ गया और ध भी आ गया, तो ये तो नहीं है। इसमें र, ड, श और ट ये है। इसमें क्या फ आ गया? तो ये भी नहीं है। इसमें री आ गया, इसमें री आ गया, तो ये भी नहीं है। उत्तर क्या है? ये है। ठीक है ना, प्रमुख रूप से क्या होता है? कंठ्य होते हैं, तालव्य होता है, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य। ठीक है ना, इसमें कौन कौन से रहते हैं? प्रमुख बता देता हूं मैं आपको। इसमें कंठ्य में रहता है क वर्ग। ठीक है, तालव्य में रहता है च वर्ग, मूर्धन्य में रहता है ट वर्ग, दंत्य में रहता है त वर्ग, ओष्ठ्य में रहता है प वर्ग। अब इनको क्या है कि क वर्ग को छोड़ दो। अब जो य र ल वाली लाइन है उसको कैसे क्लियर करोगे आप? वो आता है य र ल और व। ठीक है, उसके बाद आएगा श श स। ठीक है ना, इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। मतलब ये थोड़ा आसान हो जाएगा आपके। कंठ्य वर्ग केवल क वर्ग होता है, उसके अलावा विसर्ग भी होता है भी होता है, वो आगे की बात है। ठीक है ना, तालव्य के अंदर च वर्ग होता है, मूर्धन्य में ट वर्ग होता है, दंत्य में त वर्ग होता है, ओष्ठ्य में प वर्ग होता है।
पीछे बचते हैं ये सारे आगे, पै से मैं तक आ गया, पीछे य र ल व श बच गए। अब ये किस में आते हैं, य र ल व, इनको ऐसे लिख दो सीधे एक को छोड़ के, य र ल व श और श, ठीक है ना, ये इस तरीके से आ गए। अब क्या होगा, च वर्ग जो है, च वर्ग में तालव्य कौन से है, च वर्ग तालव्य है, यह भी तालव्य है और श भी तालव्य है। उसके बाद मूर्धन्य की बात करें तो ट वर्ग भी मूर्धन्य है, र भी मूर्धन्य है और श भी मूर्धन्य है। दंत्य में त वर्ग भी मूर्धन्य है, ल भी मूर्धन्य है और स भी मूर्धन्य है। ओष्ठ्य की बात करें तो प वर्ग और व वर्ग जो है वो ओष्ठ्य में आते हैं। अच्छा, इसमें री नहीं है, सॉरी, री तो आता है मूर्धन्य में, ये झ है, ये नहीं है। झ किस में आता है, ये च वर्ग का है, ये मूर्धन्य नहीं, ये तालव्य है, ठीक है ना, ये क्या है, तालव्य है। इनमें से किस विकल्प के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है, इनमें से किस विकल्प के सभी वर्ण जो है स्पर्श व्यंजन नहीं है। क्या देखना आपने, स्पर्श व्यंजन, ठीक है ना, आप देख के बताइए स्पर्श व्यंजन कौन से सभी जो है वो स्पर्श व्यंजन नहीं है। बताइए क्या रहेगा उत्तर। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, स्पर्श व्यंजन जो है वो कौन से होते हैं। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, कै से मैं तक जो होते हैं वो सभी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, कै से मैं तक, ठीक है। अब कै से मैं तक कौन से हैं, स्पर्श व्यंजन नहीं है। थ च फ ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, क्योंकि इसमें क्या आ गया, एक ये आ गया, इसलिए ये उत्तर है द, क्योंकि यह स्पर्श व्यंजन में नहीं आते हैं। स्पर्श व्यंजन में कै से लेकर मैं तक ही आते हैं। स्पर्श व्यंजन में कहाँ तक, कै से लेकर मैं तक ही आते हैं, यह जो है वो स्पर्श व्यंजन में नहीं आता। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु वाग यंत्रों के किसी अवयव को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु वाग यंत्रों के किसी अवयव को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, अवयव मतलब किसी अंग को अंदर, उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहती है। इन्हें स्पर्श व्यंजन या स्पष्ट व्यंजन भी कहते हैं। इनकी संख्या 25 मानी जाती है कै से मैं तक, लेकिन उच्चारण विधि के आधार पर
उच्चारण विधि के आधार पर स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है? 16 है। उच्चारण विधि के आधार पर स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 16 है। कै से घ, टे से झ, तै से ध और पै से भै, यही है 4 4 4 और 4 16। च वर्ग को स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। च वर्ग को क्या कहा जाता है? स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। और उसके बाद पंचम वर्ण जो व्यंजन होते हैं उनको नासिक्य कहा जाता है। इस प्रकार पीछे 16 ही बचते हैं। 16 ये हो गए और च वर्ग जो है, च वर्ग के 4 ये निकल गए, 16 और 4 20 और 5 नासिक्य हो गए। टोटल कितने हो गए? 25। कै से मैं तक 25 होते हैं। इस तरह से 16, 4 और 5। इनमें हिंदी वर्णमाला से संबंधित कौन सा कथन गलत है? बताइए, इनमें हिंदी वर्णमाला से संबंधित कौन सा कथन गलत है? हिंदी वर्णमाला से संबंधित कौन सा कथन गलत है? ये वो सभी प्रश्न है, ठीक है ना, इनके मैंने लिखा नहीं है। ये अब वो वाले प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं, जैसे वरिष्ठ अध्यापक में 2022 में जो पूछे गए थे, संस्कृत शिक्षा विभाग में जो 2023 में पूछे गए थे, अभी 2024 में पूछे गए हैं, वो वाले प्रश्न हैं। इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। कै वर्ग है तथा ए आ कंठ्य वर्ण माने गए हैं। समझ गए? बिल्कुल माने गए हैं। ये कथन तो गलत नहीं है। एक बात, समस्त स्वर ए घोष वर्ण है, ये गलत है। उत्तर है बै। उत्तर क्या है? बै। क्योंकि समस्त स्वर जो किस में आते हैं? वो घोष में आते हैं। किस में आते हैं? घोष वर्ण में आते हैं। समझ गए? सभी स्वर जो है वो घोष वर्ण में आते हैं। च वर्ग को स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। च वर्ग को स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। ड और ढ को उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये बातें मैंने पहले अलग अलग बताई थी, यहाँ एक जगह पूछ ली गई है। जो भी आप पढ़ोगे उनको आगे पीछे करके उल्ट पुल्ट करके आपसे पूछ लिया जाए। कहने से तात्पर्य है कि ये 4 बातें आपने यहाँ पढ़ी, ऐसी 4 बातें दूसरे प्रश्न में पढ़ोगे, ऐसी 4 बातें तीसरे प्रश्न में पढ़ोगे, ऐसी 4 बातें चौथे प्रश्न में पढ़ोगे। इन्हीं 4 प्रश्नों में से एक एक बात को उठा के एक नया प्रश्न बना लिया जाएगा। बस यही अंतर, और कुछ नहीं है। और वैसे ये सारी बातें जो है हम अलग अलग पढ़ते हैं तो पढ़ ही लेते हैं, तो ये आती है, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। इसमें क्या है कि क्वेश्चन आंसर में हम देखते हैं कि हम उस तरीके को भी वास्तव में हमने जो पढ़ा था वो सही पढ़ा है या नहीं पढ़ा, वो हमें याद है या नहीं है। वर्ण विचार अगर आपने पढ़ा है तो ये आंसर आसानी से हो जाएंगे, कोई समस्या ये नहीं। सभी स्वरों को घोष वर्ण कहते हैं, कोई समस्या नहीं है। घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? घोष वर्ण की हम बात करें तो ग, घ, अड़, ज, झ, य, ड, ढ, अण, द, ध, न, ब, भ, म, य, र, ल, व है। ये कौन से है? घोष वर्ण है। इसके अलावा 11 स्वर, ठीक है ना। और ये कितने हैं टोटल? 20 है। तो कुल कितने हो गए? 31। घोष वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है? 31 मानी जाती है, ठीक है ना। घोष वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है? 31 मानी जाती है। कैसे? अब ये होते हैं अ घोष, और ये हो गया स घोष, ठीक है ना। अ घोष में कौन सा होता है? मैंने पहले बताया था कि अ घोष छोटा है तो 1 और 2, 1 और 2 प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण। और उसके अलावा क्या रहेगा इसमें? उसके अलावा रहेगा इसमें तीनों स रहेंगे, श, श और स, ये तीनों रहेंगे। तो ये कितने हो गए? 10 और 3 13, इनकी संख्या होती है टोटल 13, ठीक है। और स घोष में कौन से रहेंगे? स घोष में वर्णों की बात करें तो तीसरा, चौथा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। मतलब ये देखो, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा और तीसरा, चौथा, पांचवा। कुल वर्ग कितने माने जाते हैं? कुल 5 वर्ग माने जाते हैं। प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5 वर्ण होते हैं। पहला दूसरा वर्ण कैक है, तो इसमें अ घोष में पहला दूसरा
और श और स रहने वाले हैं, और स घोष में तीसरा, चौथा, पांचवा, और इसके अलावा ये, रे, ले, वे और है। टोटल कितने हो गए? ये 13 और ये हो गए 20। वर्णों की संख्या कुल कितनी होती है? 33 हो गए पूरे। स ए घोष और श घोष में बांट दिए गए। अब इनमें क्या है कि जो स्वर माने जाते हैं वो किस में माने जाते हैं? वो स घोष में सभी के सभी स्वर माने जाते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। इनमें स्वरों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? अब स्वरों की बात आ गई। इनमें स्वरों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, यह ध्यान रखना। सही है या नहीं है, इस पर गोला लगा लेना, चाहे अंडरलाइन कर लेना, अच्छे से याद रखना, ठीक है ना। मैं बार बार बताता हूं, बहुत बार ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे अच्छे से आ रहा है, थोड़ा बहुत कन्फ्यूज भी, थोड़ा बहुत हमें ऐसा लग रहा है कि ये होगा कि नहीं होगा, ऐसा तो हम सोचते हैं चलो फिर करेंगे, एक बार इसको छोड़ देते हैं। जब दूसरी बार आते हैं तो क्वेश्चन उस लेवल पर पढ़ नहीं पाते हैं, प्रश्न जो है वो उस तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं, और समस्या ये हो जाती है कि हम सही नहीं को भूल जाते हैं और उत्तर कोई और ही दे बैठते हैं। तो ये सही नहीं को जरूर याद रखें कि सही पूछा है या सही नहीं पूछा है, संगत पूछा है या असंगत पूछा है, सही पूछा है या गलत पूछा है। एक स्थान से उच्चारित होने वाले स्वर्ण सवर्ण कहलाते हैं। बिल्कुल सही है। एक स्थान से उच्चारित होने वाले स्वर जो होते हैं वो सवर्ण कहलाते हैं। बिल्कुल सही है। ऊ परस्पर सवर्ण स्वर है। बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों एक स्थान से उच्चारित होते हैं। और कौन कौन से होते हैं एक स्थान से उच्चारित? ए और आ, ये दोनों, ए और जो आ है ये दोनों क्या है? सवर्ण है, ठीक है ना। इसके बाद ई और ई, ये दोनों भी क्या है? सवर्ण है। उसके बाद ऊ और जो ऊ है ये भी सवर्ण है। बस इतने ही सवर्ण हैं। इनमें भी ये दोनों सवर्ण माने जाएंगे, ये दोनों सवर्ण माने जाएंगे, ये दोनों माने जाएंगे, लेकिन ये दोनों नहीं। ऐसे ए और ई पूछ ले जाए तो नहीं होंगे। ओ और औ भी सवर्ण स्वर है? नहीं। उत्तर है हमारा स। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के दो भेद किए गए हैं। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के दो भेद किए जाते हैं। बिल्कुल सही है। ये स्वर्ण क्यों नहीं है? क्योंकि ये ए और ऊ के सहयोग से बोले गए। तो ए अलग जगह से बोला जाता है, ऊ अलग जगह से बोला जाता है, इसलिए ये दोनों एक स्थान से उच्चारित न होने के कारण इनको सवर्ण स्वर नहीं माना गया है। सवर्ण या सहजातीय, ए आ ई और ऊ, ये सवर्ण और सहजातीय है। असवर्ण या विजातीय, ए आई ओ औ जो है ये विजातीय माने जाते हैं। ध्यान रहे, ए और आ सहजातीय वह सवर्ण है, लेकिन ए और ई जो है वो सवर्ण या सहजातीय नहीं है, ठीक है ना। क्या ए और आ सहजातीय है? हाँ। क्या ए और ई सहजातीय है? नहीं। सवर्ण या सहजातीय समान स्थान व प्रयत्न से उत्पन्न स्वर, समान स्थान व प्रयत्न से उत्पन्न स्वर। असवर्ण या विजातीय असमान स्थान व प्रयत्न से उत्पन्न स्वर। कौन सा वर्ण औष्ठ्य नहीं है? यह भी परीक्षा में पूछा गया, आसान मत समझ लेना। कौन सा वर्ण औष्ठ्य नहीं है? तो बताओ भाई, कौन सा औष्ठ्य नहीं है? ऊ भी औष्ठ्य है, वह भी है, ऊ भी है, तो आ नहीं है। आ क्या है? कंठे है। आ क्या है? कंठे। कंठे में ए और आ दोनों जो है वो कंठे में आते हैं। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? अल्प प्राण मैंने बताया था कौन से होते हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण होते हैं किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग। किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण इसके साथ आएगा। ये, रे, ले, वे और है।
ये रहेंगे, ये होते हैं अल्प प्राण। ठीक है ना, पहला, तीसरा और पांचवा। ये देखो पहला, तीसरा और पांचवा, तो ये तो सही है। पहला, दूसरा और पांचवा ये नहीं है। इसमें क्या है, पहला, दूसरा और तीसरा ये भी नहीं है, क्योंकि पहला, दूसरा और तीसरा ये भी नहीं है। इसमें क्या आता है, अल्प प्राण में क्या आता है, पहला, तीसरा और पांचवा आता है, तो ये है अल्प प्राण। उत्तर है ब। उत्तर क्या है, ब। अल्प प्राण में ये आते हैं। महाप्राण में एक बार फिर बता दूं कि क्या आता है। महाप्राण में बचे हुए दूसरा, चौथा, श, और स। समझ गए। ये कितने हो गए, 3 5 15, 15 और 5 20। अल्प प्राण की संख्या होती है 20 और महाप्राण की संख्या होती है 10 और 3 13। टोटल हो जाते हैं 33। वर्णों की संख्या कितनी होती है, 33। तालव्य व्यंजन है, तालव्य व्यंजन है, तालव्य व्यंजन है, कौन से हैं, कौन से है तालव्य व्यंजन, तो तालव्य व्यंजन जो है वो ब उत्तर है। ये कौन से हैं, मूर्धन्य। ठीक है ना, और ये कौन से हैं, दंत्य। ठीक है ना, ये कौन से हैं, मूर्धन्य, और ये है दंत्य। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, इनमें और कौन कौन से आएंगे, ये कौन से हैं, ये है तालव्य। ये कौन से है, तालव्य है। इनके साथ और कौन कौन से आएंगे, इसके साथ आएगा ये, रे और ल। सॉरी ऐसा नहीं होगा, इसमें आएगा ये और श। ठीक है ना, और इसमें आएगा रे और श। इसमें आएगा ल और स। ठीक है ना, ये इस तरह से रहेंगे। किस शब्द में ऐ स्वर नहीं है, यह भी परीक्षा में पूछा गया है। किस शब्द में ऐ स्वर नहीं है, नहीं है। स्नेह में ऐ स्वर नहीं है, क्योंकि ऐ का अर्थ होता है 2 मात्राएं। इसकी कितनी मात्राएं लगती हैं, इसकी 2 मात्राएं लगती है हमेशा। ठीक है ना, और इसकी कितनी मात्रा लगती है, इसकी 1 मात्रा लगती है। तो यहां क्या लगी हुई है, 1 मात्रा। तो यहां स्नेह में ये ए है, न कि ऐ है, अतः उत्तर है हमारा द। ये 2 मात्रा है, ये तो ऐ है, ये अपने आप में ऐ है, 2 मात्रा की जरूरत नहीं है क्योंकि खुद यह है। और यहां पैतृक में 2 मात्राएं लगी हुई है। प्यास शब्द का वर्ण विच्छेद है, प्यास शब्द का वर्ण विच्छेद है। सही से वर्ण विच्छेद बताइए कौन सा रहेगा। यह भी परीक्षा में पूछा जा चुका है, यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। देखते हैं। उत्तर है ब, क्योंकि आधा पै है, आधा पै, स्वर है ही नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। फिर आ गया यह, फिर आ गया आ, फिर आया स और फिर आया ए। बहुत ही आसान है, लेकिन फिर भी परीक्षा में पूछा गया, इसलिए ज़्यादा डरने की जरूरत भी नहीं है। निम्न में से संयुक्त व्यंजन है, तो हम जानते हैं कितने संयुक्त व्यंजन है, 4 है। तो ये है श्र जो है ये संयुक्त व्यंजन है। और कौन कौन से आते हैं, क्ष, त्र, ग और श्र, ये 4 जो है संयुक्त व्यंजन माने जाते हैं। इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान अन्य 3 वर्णों के उच्चारण स्थान से भिन्न है। यह भी परीक्षा में पूछा गया है। अन्य 3 वर्णों के उच्चारण स्थान से भिन्न है। इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान अन्य 3 वर्णों के उच्चारण स्थान से भिन्न है, बताइए। उत्तर रहेगा हमारा स। क्यों रहेगा, क्योंकि श जो है वो तालव्य है,
श जो है वो क्या है, तालव्य है, उसका उच्चारण जो है वो तालु से होता है। त, थ और स ये जो है ये क्या है, दंत्य है, इनका उच्चारण दांतों से होता है। जीभ को दांतों के बीच में लेकर जाएंगे तभी तय का उच्चारण होगा। तय, थ। जीभ को दांतों से पीछे रखकर बोलकर देख लो, अगर बोला जाता है तो बिल्कुल नहीं बोला जाएगा। तय, थ, स दंत्य वर्ण है, जबकि श जो है वो तालव्य व्यंजन है। तालु कौन कौन से होते हैं, ई, च वर्ग और य और श होते हैं, कोई समस्या नहीं है। दंत्य वर्ण कौन से होते हैं, तय वर्ग, लृ, ल और स जो होते हैं ये दंत्य होते हैं। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के भेद है। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के कितने भेद किए गए हैं, तो ओष्ठाकृति के आधार पर ये है वृत्ताकार। यह प्रश्न भी पूछा गया, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के कितने भेद किए गए, 2 किए गए, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। वृत्ताकार और अवृत्ताकार ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के 2 भेद किए गए हैं, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। वृत्ताकार जिनके उच्चारण में ओष्ठ वृत्ताकार हो, जिनके उच्चारण में ओष्ठ जो है वो वृत्ताकार हो, कौन से होते हैं, उ, ओ और औ, ओ और औ, तो वृत्ताकार। होंठ जो है वो वृत्ताकार हो जाते हैं, और बाकी जो सभी बचते हैं पीछे वो अवृत्ताकार में आ जाते हैं। उ और ओ और औ। आ में वृत्ताकार नहीं होते, देखो ए, आ इसमें वृत्ताकार नहीं होते। ई और ई इसमें भी वृत्ताकार नहीं होते। ए, आई इसमें भी नहीं होते, ठीक है ना। संवृत्त स्वर नहीं है, संवृत्त स्वर नहीं है, तो बताइए कौन सा जो है वो संवृत्त स्वर नहीं है, कौन सा नहीं है, ए, ब, स, द, कौन सा नहीं है संवृत्त स्वर, तो ए जो है वो संवृत्त स्वर नहीं है। कौन सा, ए जो है वो संवृत्त स्वर नहीं है, बाकी ई और उ जो है संवृत्त स्वर है। मुखाकृति के आधार पर यह यहाँ पे स्वरों के बारे में मैंने बताया था कि व्याख्या के माध्यम से आपको सभी स्वर और सभी व्यंजन करवा दिए जाएंगे, उनकी सभी विधियां सभी प्रकार। मुख सॉरी विवर्त स्वर आ, कुछ अलग से याद रख लेना, बाकी सारे याद। जैसे विवर्त स्वर है, विवर्त स्वर आ है, ठीक है ना, जिनके उच्चारण में मुंह है पूरा खुले, आ, ठीक है ना, जिनके उच्चारण में मुंह है पूरा खुले, तो वो होते हैं विवर्त स्वर, ठीक है ना। अब आता है अर्धविवर्त स्वर। तो अर्धविवर्त की बात करें तो सीधा सीधा विवर्त जब आ है तो अर्धविवर्त ए तो पक्का ही पड़ा है, ठीक है ना, याद रह जाएगा। जब आ विवर्त स्वर है तो ए तो पक्का ही पड़ा है, क्योंकि वो आ का आधा है, तो अर्धविवर्त याद रह जाएगा ना, क्योंकि ये इसी तरह से वहां पूछे जाएंगे, 1-2 इसमें से, 1-2 इसमें से, और अपने इस तरीके से कुछ अपने को याद होंगे वो वहां से निकाल लेंगे, बाकी बचे हुए में से अंदाजे से भी कर सकते हैं। अब रहा बाकी कौन से अर्धविवर्त में, ए, आई और औ, और ये अंग्रेजी वाला ओ जो है जो डॉक्टर में लगता है, ठीक है ना, आई और औ। संवृत्त स्वर की बात करें तो ई और ई, उ और ऊ और री। अर्ध संवृत्त की बात करें तो ए और ओ, ये अर्ध संवृत्त में आते हैं। अब आपको क्या ध्यान रखना है, बस आपको इतनी सी 1 या 2 याद रख लेना। जैसे अर्ध संवृत्त है, अर्ध संवृत्त में कौन से आते हैं, ए और ओ आते हैं। अर्ध संवृत्त में कौन से आते हैं, ए और ओ आते हैं। विवर्त स्वर जिनके उच्चारण में मुंह पूरा खुले, अर्धविवर्त जिनके उच्चारण में मुंह कम खुले, संवृत्त जिनके उच्चारण में मुंह लगभग बंद रहे। संवृत्त स्वर कौन से होते हैं, जिनके उच्चारण में मुंह लगभग बंद रहे। जैसे ई, उ,
कहने तात्पर्य लगभग इनमें क्या है, मुंह है बंद ही रहता है। या री, तो री में भी लगभग बंद रहता है, लेकिन विवर्त में आ पूरा मुंह खुल जाता है, अर्ध विवर्त में कम खुलता है, जैसे ए, आई, औ, ठीक है। अर्ध संवृत जिनके उच्चारण में मुंह है कम बंद रहे। वे ध्वनियां जो नाक और मुंह है दोनों के सहयोग से उच्चारित होती हो तथा जिन्हें चंद्र बिंदु से व्यक्त किया जाता है, ठीक है ना। वे ध्वनियां जो नाक और मुंह है दोनों के सहयोग से उच्चारित होती हो तथा जिन्हें चंद्र बिंदु से व्यक्त किया जाता है, क्योंकि चंद्र बिंदु से जिन्हें अनुस्वार से व्यक्त करते हैं वो तो नाक से बोली जाती है, ठीक है ना, और जिन्हें किसी से व्यक्त नहीं करते वो मुंह से बोली जाती है, और जिन्हें नाक और दोनों मुंह दोनों से बोला जाता है वो चंद्र बिंदु हो गया। कहने से तात्पर्य है कि जैसे ए है तो ए का उच्चारण किससे होता है, केवल मुंह से होता है, ठीक है ना। और अनुस्वार जो है, ये बिंदी लगती है इसको अनुस्वार बोलते हैं, अनुस्वार का जो उच्चारण होता है वो नाक से होता है, ठीक है ना। और ये जो चंद्र बिंदु है इसका नाक वह मुंह है दोनों से होता है, ठीक है ना। वे ध्वनियां जो नाक और मुंह है दोनों के सहयोग से उच्चारित हो तथा जिन्हें चंद्र बिंदु से व्यक्त किया जाता हो क्या कहलाएगी, निर्नुनासिक, अनुनासिक, सानुनासिक, ठीक है ना, या उपयुक्त सभी। तो क्या रहेगा उसका उत्तर, इसका उत्तर रहेगा सानुनासिक। क्या रहेगा, सानुनासिक। अब ये कौन कौन से होते हैं, अनुस्वार जो केवल नाक से बोले जाते हैं, इसका चिन्ह ये अनुस्वार होता है। निर्नुनासिक और अनुनासिक जो केवल मुंह से बोले जाते हैं, जैसे ए, आ, ई, जो स्वर हम सीधे बोलते हैं वो निर्नुनासिक और अनुनासिक होते हैं, अनुनासिक। और जो नाक और मुंह दोनों से बोले जाते हैं जिन्हें चंद्र बिंदु से व्यक्त किया जाता है, सानुनासिक और अनुनासिक, सानुनासिक और अनुनासिक, याद रख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, दिमाग से निकल जाएगा कोशिश के बावजूद। निम्न में से संयुक्त व्यंजन है, तो संयुक्त व्यंजन कौन सा है, त्रय है, कोई समस्या नहीं है। कई बार आ गया, यह प्रश्न पूछा गया है इसलिए पूछ लिया है। निम्न में सुमेलित युग्म नहीं है, निम्न में सुमेलित युग्म नहीं है। जो सुमेलित नहीं है वो बताना है आपने, कौन सा सुमेलित नहीं है। अंतस्थ व्यंजन वह है, बिल्कुल सही है। कौन से होते हैं अंतस्थ व्यंजन, यह होता है, रे होता है, लय होता है और वह होता है, ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। दीर्घ स्वर री, री जो है वो दीर्घ स्वर नहीं है, री जो है वो ह्रस्व स्वर है। या तो ह्रस्व स्वर मानेंगे या हम इसे कहेंगे लघु स्वर, लघु स्वर है, ठीक है ना। संयुक्त व्यंजन बिल्कुल सही है। उष्म व्यंजन है को उष्म व्यंजन भी कहा जाता है को अलजीवा व्यंजन भी कहा जाता है को काकल्य ध्वनि भी कहा जाता है को कंठे भी कहा जाता है। ये इतने सारे नाम है के। उष्म व्यंजन और कौन कौन से होते हैं, श, श और स, ये सभी उष्म व्यंजन है। और इसके साथ है भी आ जाता है को क्या कहा जाता है, इसको एक नंबर पर कहा जाता है उष्म व्यंजन, दो नंबर पर इसको कहा जाता है कंठे, तीन नंबर पर इसको कहा जाता है काकल्य, चार नंबर पर इसको कहा जाता है अलिजिह्वा, ठीक है ना। उष्म व्यंजन कंठे, काकल्य, अलिजिह्वा और क्या कहा जाता है इसको, वैसे ये एक महाप्राण भी है, ठीक है ना। एक तरफ महाप्राण है, दूसरी बार किस में आएगा, दूसरी तरफ ये क्या है, स घोष भी है, महाप्राण भी है और स घोष भी है।
उष्म व्यंजन हो गया, कंठ्य हो गया, काकल्य हो गया, अलजीवा हो गया, एक और बताया था। इतने सारे नाम है इस है के अकेले के। इस तरह से सभी के ऐसे बहुत सारे नाम है। लघु स्वर ए, ई, उ और री लघु स्वर होते हैं, पता ही है, 4 है। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये 7, टोटल 11 स्वर हो जाए। निम्न में से गलत विकल्प कौन सा है? निम्न में से गलत विकल्प कौन सा है? याद रखना है, गलत। लृ का प्रयोग स्वर के रूप में हिंदी में नहीं होता, ये तो सही है। विसर्ग न तो स्वर है न व्यंजन है, ये भी सही है। लृ का प्रयोग स्वर के रूप में हिंदी में नहीं होता, बिल्कुल सही है। विसर्ग न तो स्वर है न व्यंजन है, बिल्कुल सही है ये भी। अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के पहले आता है। ह्रस्व स्वर की उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती, बिल्कुल सही है। अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के पहले आता है, ये गलत है। ये पहले और बाद वाले क्या चक्कर है? अनुस्वार की तरह क्या बाकी जो व्यंजन होते हैं वो पहले आते हैं, स्वर के पहले आते हैं। जैसे क है तो क कैसे आएगा? क हलंत और उसके बाद स्वर ए और फिर ये बनेगा क। जो भी स्वर होंगे, जैसे मान लो की करना है तो ये कैसे लिखा जाएगा? पहले क, फिर ई और फिर की। इस प्रकार से आते हैं व्यंजनों का मेल जो होता है, इस प्रकार से होते हैं। स्वर जो होते हैं वो बाद में आते हैं। लेकिन ये जो अनुस्वार है, इसमें स्वर, अनुस्वार और विसर्ग में स्वर जो है वो पहले आते हैं। कैसे होगा? पहले अनुस्वार प्लस ए, सॉरी, पहले ए, फिर अनुस्वार और बराबर अं, फिर आएगा पहले ए और फिर पहले ए, फिर चंद्र बिंदु और बराबर ये। इस तरह से ये क्या है? इनमें स्वर अनुस्वार और विसर्ग में, अनुस्वार, सॉरी विसर्ग लगाना था, बराबर हो गया ये, ठीक है ना। तो अनुस्वार और विसर्ग में स्वर जो है वो पहले आता है और बाकी सभी व्यंजनों में बाद में आता है। ये एक चीज आई है इसमें कि अधिकतर किताबों में अनुस्वार और विसर्ग को व्यंजन में ही माना गया है, ठीक है ना। ये बात जो है इसको अलग से याद रख लेना। विसर्ग न तो, क्योंकि आरपीसी ने इसे सही माना है और ये लाइन उठाई जा सकती है, ये आप याद रख लेना कि विसर्ग न तो स्वर में आते हैं न व्यंजन। विसर्ग न तो स्वर है न व्यंजन, ये पहले पूछा गया आरपीसी द्वारा, इसलिए आप याद रख लेना ये पंक्ति। निम्न में से अशुद्ध है, बताइए निम्न में से अशुद्ध है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। अल्प प्राण में कौन से होते हैं? बड़ा है इसलिए मैंने पहले बताया था कि ए है इसलिए 1 से शुरू होगा, और बड़ा है इसलिए 1, 3, 5। तो इसमें क्या बताया? पहला, तीसरा और पांचवा, तो ये तो सही है। प्रत्येक वर्ग का पहला और चौथा वर्ण तथा उष्म वर्ण महाप्राण होते हैं। नहीं, पहला नहीं होता, क्योंकि अल्प प्राण पहला, तीसरा दोनों में से एक गलत हो गई होगा, ठीक है नॉर्मली वैसे। लेकिन महाप्राण में क्या होता है? पहला और चौथा नहीं होता, दूसरा और चौथा वर्ण होता है। दूसरा और चौथा वर्ण तथा उष्म वर्ण महाप्राण होते हैं। तो उत्तर है ब। अल्प प्राण की अपेक्षा महाप्राण वर्णों में प्राणवायु का अधिक उपयोग होता है, बिल्कुल सही है। क्षय, त्रय और श्रय की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती, ठीक है ना। स्वतंत्र वर्णों में तो नहीं होती, स्वतंत्र वर्णों में तो नहीं होती, लेकिन इनके लिए स्वतंत्र लिपि चिन्ह है, ये याद रखना है हमें, ठीक है ना। इनके लिए स्वतंत्र लिपि चिन्ह होते हैं, लेकिन इनकी स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती, क्योंकि इनकी 2
वर्णों के योग से इनका जो है निर्माण होता है। निम्न में से अघोष वर्ण नहीं है, अघोष नहीं है। अब अघोष कौन से होते हैं? मैंने पहले कहा था कि अ देखते ही आपने देख लेना है पहला और दूसरा। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण क्या होता है? अघोष होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण क्या होता है? अघोष होता है। पहला है, ये दूसरा है, ये भी दूसरा है, तो उत्तर रहेगा वह। फ उत्तर रहने वाला है। देख लेते हैं। अघोष वर्ण पहला दूसरा और श जो है वो अघोष रहते हैं। स घोष के अंदर तीसरा चौथा पांचवा, य र ल व है 20, टोटल हो गए 33। दंतोष्टीय व्यंजन है, दंतोष्टीय व्यंजन है। कौन सा है दंतोष्टीय व्यंजन? देख लेते हैं। तो वह जो है यही दंतोष्टीय है, वह को ही दंतोष्टीय व्यंजन माना जाता है, याद रख लेना। तय जो है वो केवल दंत्य है, थ जो है वो केवल दंत्य है, प जो है वो केवल ओष्ठ्य व्यंजन है। ठीक है ना। और वैसे तय वर्ग पूरा दंत्य, ये बता ही दिया। वैसे ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण दंत और ओष्ठ से होता है उसे दंतोष्टीय वर्ण कहते हैं, या वह दंतोष्टीय व्यंजन है कोई इसमें। संवृत स्वर है। कौन सा है संवृत स्वर? ए। उ और ऊ जो है वो संवृत स्वर है। संवृत स्वर कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है ई, एक होता है ई, एक होता है ऊ और एक होता है ऊ। ठीक है ना। ये होते हैं संवृत स्वर। इसके अलावा री भी होता है क्या? होता है जी, होता है, तो ठीक है भैया। स्वरों के उच्चारण में मुखाकृति के आधार पर स्वर को 4 भागों में बांटा गया है। मुखाकृति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, विवर्त स्वर और अर्धविवर्त स्वर। संवृत स्वर की बात करें तो ए, ई, उ और री। अर्ध संवृत की बात करें तो ए और ओ। विवर्त की बात करें तो आ, और अर्धविवर्त की बात करें तो ए, ऐ और औ। और ओ। ट ठ स का उच्चारण स्थल है, तो ट ठ स का उच्चारण स्थल क्या है? मूर्धा है। ट ठ स का उच्चारण स्थल क्या है? मूर्धा है। री का उच्चारण स्थान है, री का उच्चारण स्थान भी मूर्धा ही है। ठीक है ना। मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। मूर्धन्य जो होते हैं कौन कौन से होते हैं? एक तो ट वर्ग होता है, और उसके अलावा होते हैं ट वर्ग के अलावा कौन सा होता है? श होता है। ट वर्ग, र और श और री। न, ल, र, स, ज वर्ण कहलाते हैं। ठीक है ना। तो क्या कहलाते हैं? ये पूछा गया है पहले परीक्षाओं में, मैं ऐसे नहीं पूछ रहा। वर्तस्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्तस्य वर्ण कहलाते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन पहले भी पूछा जा चुका है, पहले की परीक्षाओं में और इस परीक्षा में भी पूछा गया है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन तो कौन से होते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन की बात करें तो च जो है वो स्पर्श संघर्षी है। पूरा च वर्ग जो होता है वो स्पर्श संघर्षी व्यंजन ही कहलाता है। पूरा च वर्ग, समझ गए? ख जो होता है ये किस में आता है? ये तो कंठे में आता है।
छ जो है ये किस में आता है, दंते में आता है, और है के बहुत सारे रूप तुम्हें बता ही चुका हूँ, कंठे में आता है, अलिजीवा में आता है, और महाप्राण में आता है, पता नहीं किस में। च वर्ग के बोलने से सांस कुछ घर्षण के साथ निकलती है। च वर्ग के बोलने से, च वर्ग के बोलने या च वर्ग के उच्चारण में सांस जो होती है कुछ घर्षण के साथ निकलती है। अतः च, छ, ज, झ और य को स्पष्ट संघर्षी या स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में पूरा श्वास मुंह से निकलता है उन्हें कहते हैं। पूरा श्वास मुंह से निकलता है, मुंह वाले तो कौन से होते हैं, सानुनासिक होते हैं, अनुनासिक क्या होते हैं, अनुनासिक, सॉरी निर्नुनासिक होते हैं। ठीक है भैया, ध्यान रख लेना भैया, गलती हो सकती है इसके अंदर, ये तीनों के तीनों पहले भी कहा था भैया, इसमें गलती हो जाती है, अच्छे से रट्टा मार लेना। अनुनासिक, अनुस्वार, ठीक है। अनुनासिक वे ध्वनियां जो नाक और मुंह दोनों से बोली जाती है, इन्हें चंद्र बिंदु से व्यक्त किया जाता है। अनुनासिक कहलाती है वे ध्वनियां जो नाक और मुंह दोनों से बोली जाती है, इन्हें चंद्र बिंदु से व्यक्त किया जाता है। और अनुस्वार, अनुस्वार में ध्वनि केवल नाक से निकलती है। अनुस्वार का चिन्ह स्वर के ऊपर एक बिंदी होती है। अन्य व्यंजनों के समान इसका उच्चारण भी स्वर की सहायता से ही होता है, पर इनमें और दूसरे व्यंजनों में यह अंतर है कि स्वर अन्य व्यंजनों के बाद आते हैं, जैसे क और ए, क, लेकिन अनुस्वार में स्वर पहले आते हैं, जैसे ए, फिर ये अनुस्वार और फिर ये पूर्व। विशेष अनुस्वार व विसर्ग दोनों में स्वर पहले आते हैं, जैसे ए अनुस्वार का चिन्ह और अंग, यह बिंदी आएगी, तथा ए विसर्ग और फिर ए, समझ गए। निम्नलिखित में से कौन सा कंठ्य वर्ण नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कंठ्य वर्ण नहीं है, तो कौन सा नहीं है, सीधा सा है, कै भी है भी है, ए भी है, झ नहीं है, तो उत्तर है हमारा द। उत्तर क्या है हमारा, द है। कंठ्य वर्ण, कंठ्य वर्ण कौन कौन से होते हैं, एक नंबर पर तो होता है कै वर्ग, ठीक है ना, फिर इसके साथ आ जाता है विसर्ग, विसर्ग को भी कंठ्य वर्ण मानते हैं, उसके बाद आ जाता है, और उसके बाद ए और आ, समझ गए। अब इनको एक बार फिर से समझा दूं मैं सारी बातों को आपको थोड़ा सा। जैसे एक होता है कंठे, एक होता है तालवे, एक होता है मूर्धन्य, एक होता है दंते, एक होता है ओष्ठ्य, एक होता है कंठ तालवे, एक होता है कंठोष्ठ्य, ठीक है ना। कंठे में हम बात करें स्वर की तो कौन कौन से आएंगे, ए और आ जो है वो किस में आएंगे, ए और आ जो है वो कंठे में आएंगे। उसके बाद आता है ई, तो ई और ई जो है वो किस में आएंगे, तालवे में आएंगे। री किस में आएगा, वो मूर्धन्य में आएगा, ठीक है ना। और उसके बाद ऊ और ऊ की बात करते हैं तो वो आएंगे ओष्ठ्य में। फिर आता है कंठ तालवे, कंठ तालवे की बात करें तो ए और आई जो है वो कंठ तालवे में आएगा। कंठोष्ठ्य की बात करें तो ओ और औ कंठोष्ठ्य में आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पूरे 11 हो गए।
अब आते हैं कै वर्ग की बात करते हैं, व्यंजनों की बात करते हैं, व्यंजन की बात करते हैं तो इसके बाद आएगा कै वर्ग, ठीक है ना। कंठ्य में कै वर्ग, तालव्य में चै वर्ग, मूर्धन्य में टै वर्ग, दंत्य में तै वर्ग, ओष्ठ्य में पै वर्ग और कंठोष्ठ्य में व। ठीक है, अब चलते हैं आगे। जो ये रे ले वाली बात है उसको कैसे, मतलब आसानी से ए आ ई और री, उसके बाद उ ए ऐ ओ औ, आसान है ना। पहले इस तरीके से लिख लीजिए, सब का विभाजन आसानी से हो जाएगा। फिर कै वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग, और उसके बाद आ जाएगा 2 नंबर से शुरू होगा ये रे ले और व, ठीक है ना। अच्छा, ओष्ठ्य में भी आता है वह और कंठोष्ठ्य में भी आता है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। ये रे ले और व, ये रे ले और व, उसके बाद आएगा से, ठीक है ना। ये इस तरीके से इसका विभाजन किया जा सकता है, क्रमबद्धता ही है, कोई ज्यादा समस्या इसमें है नहीं। इनमें से कौन सा अघोष वर्ण है, इनमें से कौन सा अघोष वर्ण है। अपने को इधर नहीं जाना, इधर नहीं आना कि इनमें से कौन सा है, अपने को तो याद करना है कि ए आया है तो गुरुजी ने बताया था कि ए का मतलब एक आएगा, तो प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण एक आएगा। लेकिन हमें एक वाले 2 याद रहते हैं, एक तो 1 और 2 याद रहता है, 1 1 3 और 5 रहता है। लेकिन 1 3 5 तो बड़ा है, इसलिए अल्प प्राण का रहेगा, और अघोष का क्या रहेगा, पहला और दूसरा रहेगा। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, ठीक है ना। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, और उसके साथ साथ प्लस में क्या रहेगा, श और स, बस इतने ही होते हैं। ये क्या 5 दूनी 10 और 3 13, इनकी संख्या भी याद कर लेना। तो पहला और दूसरा, तो कौन सा अघोष वर्ण है, ये तो नहीं है क्योंकि ये है। ऊ भी नहीं है, ऊ क्यों नहीं है, क्योंकि सभी स्वर जो होते हैं वो घोष होते हैं। ऊ क्यों नहीं है, क्योंकि सभी स्वर जो होते हैं वो घोष होते हैं, अघोष एक भी नहीं होता। श ये है, उत्तर है स। ड ये भी नहीं है, तो उत्तर हमारा स है, ठीक है ना। यह जो है वो क्या है, वो घोष वर्ण है, यह जो है वो घोष वर्ण है। और ड जो है ये कौन सा है, 3 नंबर वाला है, इसलिए ये भी घोष वर्ण है। घोष वर्ण कौन से होते हैं, तीसरा, चौथा और 5वां प्लस ये रे ले व और है, बराबर कितने हो गए, 20, ठीक है ना। और 20 और 13 33। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन वर्गों का गलत विकल्प है, परीक्षा में पूछा गया है। वरिष्ठ अध्यापक हिंदी की परीक्षा में यह पूछा जा चुका है, ठीक है ना। गलत विकल्प तै थे दै कोमल तालु, पै फै बै ओष्ठ्य है, बिल्कुल सही है। चै छ जय तालव्य है, बिल्कुल सही है। टै ठै डै मूर्धन्य है, बिल्कुल सही है। तो उत्तर होगा ये। क्यों होगा, क्योंकि कोमल तालु में क्या आता है, कै वर्ग आता है। क्या आता है कोमल तालु में, कै वर्ग आता है कोमल तालु में, न की तैत है और दै आता है। कंठ्य वर्ग है कै वर्ग प्लस है तथा विसर्ग। तालव्य चै वर्ग य और श। मूर्धन्य टै वर्ग डै ढै और रै और श। दंत्य व्यंजन तै वर्ग और स। ओष्ठ्य व्यंजन पै वर्ग व और मैं। कोमल तालु कै वर्ग, ये कोमल तालु है, कै वर्ग जो है वो कोमल तालु में भी आता है। निम्नलिखित में से दंतोष्ठ्य वर्ण है, निम्नलिखित में से दंतोष्ठ्य वर्ण है।
ये पूछा हुआ है पहले, ये फै बता रहा है। वैसे तो फै तो किस में आता है? अच्छा, इनको दंतोष्टे भी, फै और वै को दंतोष्टे भी माना जाता है। वैसे ओष्टे में भी आते हैं, पहले मैंने वै का बताया था, ये फै भी आता है दंतोष्टे में, ठीक है ना। अब चलो वैसे देख लेते हैं, लय किस में आएगा? लय तो 100% दंत्य में आएगा। ऊ किस में आएगा? ये ओष्ठे में आएगा। और आई किस में आएगा? ये आएगा कंठ तालव्य में। कंठ तालव्य क्यों? क्योंकि ये ए और ए से बना है आई। ए किससे है? कंठ से, और आई जो है कंठ तालव्य से बनता है, ठीक है ना। ई जो होता है वो कंठ से तालव्य से तालव्य उच्चारण स्थान है, इसलिए इसका कंठ तालव्य, क्योंकि आई जो कंठ तालव्य से बना है, कंठ और तालव्य, तो कंठ तालव्य से हो जाएगा। फै तथा वै दंतोष्ट्य वर्ण है। अच्छा, ये फारसी वाला फै है, ठीक है जी। जो फारसी वाले बिंदी नुक्ता बोलते हैं, ये सितारे हिंद ने शुरू किया था फारसी वर्णों में। तो फै और वै जो है, ये फै और वह जो है अपने हिंदी वाले, पीछे जो भी बोला वो चेक कर लेना आप, फै और वह हिंदी वाले हैं। ये तो दोनों के दोनों क्या है? ओष्टे में आएंगे। और फै और वह ये फारसी वाले जो हैं, ये दोनों के दोनों दंतोष्टे में आएंगे, याद रख लेना। फै तथा वह दंतोष्ट्य वर्ण है। दंतोष्ट्य वर्ण ऊपर के दांतों वह नीचे के ओष्ठ के मिलने से उच्चारित होता है। फै व्यंजन फारसी और अंग्रेजी के शब्दों में तथा वह व्यंजन अंग्रेजी के शब्दों में प्रयुक्त होता है, याद रख लेना। फै जो है वो, फै व्यंजन जो है वो फारसी और अंग्रेजी के दोनों के, जैसे फेल और फायदा। लेकिन वह जो है वो अंग्रेजी के शब्दों में होता है, जैसे वैल्यू लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? ध स घोष महाप्राण दंत्य है, बै स घोष ओष्ठ्य महाप्राण है, च ए घोष तालव्य अल्पप्राण है, ख कंठ्य महाप्राण ए घोष है। अब गला बैठ गया भैया, मैं उत्तर देख के बता देता हूँ। बै उत्तर है बै। स घोष ओष्ठ्य महाप्राण, ये बात गलत है। चलो बता ही देता हूँ फिर क्या क्यों है। स घोष में क्या होता है? ए घोष में 1 और 2 होता है, और स घोष में होता है 3, 4 और 5। तो ए, पै, फै और बै। तो बै स घोष तो है, ओष्ठ्य भी है, ठीक है ना। महाप्राण कौन से होते हैं? महाप्राण होता है दूसरा और चौथा। महाप्राण क्या होता है? दूसरा और चौथा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा होता है। तो बै जो दूसरा नहीं है, ये क्या है? तीसरा है, इसलिए महाप्राण ये नहीं है, इसलिए ये गलत है। बै जो है वो स घोष भी है, ओष्ठ्य भी है, लेकिन महाप्राण नहीं है। घ जो है, ध जो है, ये स घोष भी है, क्योंकि स घोष में क्या होता है? स घोष में होता है तीसरा, चौथा और पांचवा। तो ये चौथा है, इसलिए स घोष है, ठीक है ना। महाप्राण में क्या होता है? दूसरा और चौथा होता है। महाप्राण में दूसरा चौथा होता है, तो ये चौथा है ध, इसलिए महाप्राण भी है। और ध दंत्य भी है, क्योंकि तय वर्ग से है, तो तय वर्ग दंत्य में आता है। अब आते हैं च की बात करें। ए घोष में क्या होता है? पहला दूसरा होता है, तो इसलिए ये प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, इसलिए च ए घोष भी है। च तालव्य वर्ग है, बिल्कुल सही है। अल्प प्राण में क्या होता है? पहला, तीसरा, पांचवा होता है, इसलिए अल्प प्राण भी है। अब आता है ख की बात करें तो ख कंठ्य है, अपने को पता ही है, क्योंकि क वर्ग जो है वो कंठ्य है। महाप्राण में क्या होता है? महाप्राण में होता है दूसरा और चौथा। तो ख क्या है? दूसरा है, किसी भी वर्ग का दूसरा वर्ण है, तो इसलिए ये महाप्राण। ए घोष में क्या होता है?
अघोष में होता है पहला और दूसरा, तो ये दूसरा है इसलिए अघोष भी है। कहने से तात्पर्य है ध जो है वो सघोष भी है, महाप्राण भी है, दंते भी है। च जो है अघोष भी, तालव्य भी और अल्पप्राण भी है। ख जो है वो कंठे भी है, महाप्राण भी है, अघोष भी है। सिर्फ ब नहीं है और वो सिर्फ महाप्राण नहीं है, इस कारण से। बाकी सारी काफी टफ था प्रश्न। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद आने वाली नासिकीय ध्वनियां, बिल्कुल सही है। स्वर के बाद जो नासिकीय ध्वनियां आती हैं उन्हें अनुस्वार कहा जाता है, स्वर के बाद। क्योंकि बाकी जो नासिकीय ध्वनियां होती है वो किसके बाद आती है? वो स्वर से पहले आती है, वो स्वर से पहले आती है। बाकी की 5 नासिकीय ध्वनियां हैं, ठीक है ना, ये वाली 1 2 3 4 और 5, ये 5 नासिकीय ध्वनियां हैं। ये पांचों की पांचों पहले आती है। हम बात करें इसकी तो ये ऐसे आएगा हलंत लग के, और फिर इसमें ये जुड़ेगा और फिर ऐसे होगा। तो ये स्वर से पहले आती है। ये पांचों के पांचों, मैंने बाद में तो नहीं बोला कहीं, ये पांचों के पांचों स्वर से पहले आती है। लेकिन अनुस्वार क्या होता है वो बाद में आता है। जैसे ए और फिर अनुस्वार और बराबर ये था वर्ण विचार से संबंधित अपना टेस्ट। तो कोशिश करूंगा व्याकरण से संबंधित और रचनाओं से संबंधित सभी बिंदुओं के टेस्ट लाने की कोशिश करूंगा। अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है, जुलाई में थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा रहता है, इस वजह से क्लासें, गर्मी भी बहुत ज़्यादा रहती है तो थक जाते हैं, स्कूलों में काम बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन आगे से कोशिश करेंगे कि लगातार का आए, ठीक है ना। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।